जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, वो टोटल फ़ोकस करेगा मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद बिन कासिम से पहले जो अ, इंडो सबकॉन्टिनेंट के अंदर जो मेनली हम कहते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये जो सारा इलाका था यहाँ पे क्या हुआ और कैसे वो आया और क्या वजूहत थी इसके आने की। तो ये सारी चीज़ें आज के हम जो लेक्चर है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग देखें जो आपको मैप दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा ये हमेशा ये होता है कि मैं 1 घंटे के लेक्चर के अंदर मैक्सिमम वो चीज़ें आप लोग को दिखाऊँ या वो मैक्सिमम वो चीज़ें आप लोग को बताऊँ जो आप लोगों ने पहले कहीं नहीं स्टडी की हैं। आप लोगों ने ये तो आप लोगों को आइडिया के चौधरी रहमत अली का एक बहुत बड़ा किरदार था नाम के हवाले से पाकिस्तान। लेकिन आपको शायद आइडिया नहीं होगा कि चौधरी रहमत अली ने एक और चीज़ भी उन्होंने प्रपोज़ की थी। उन्होंने एक नक्शा प्रपोज़ किया था। ये जो आप अभी इस वक़्त नक्शा देख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर जो आपको स्क्रीन के ऊपर नक्शा शो हो रहा है, ये जो नक्शा है, ये चौधरी रहमत अली ने प्रपोज़ किया था। इसमें आप लोग देखेंगे तो क्योंकि ये जो नक्शा मेनली जो चौधरी रहमत अली के ख़्याल के मुताबिक जो भी इंडो सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, वहाँ पे एक मतलब स्टेट बनाई जाएगी और वो स्टेट अच्छा उस तक या हम आगे भी मज़ीद स्टडी करेंगे क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ, बताने मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि बता दूँ। तो उस वक़्त उनका आज़ाद मुल्क का मुतालबा नहीं था। वो अंडर दी किंगडम अंडर दी जो ब्रिटिश थे वो, ब्रिटिश राज के अंदर एक जिसे कहते हैं ना सेमी इंडिपेंडेंट टाइप रियासतों का मुतालबा था। तो इस तरह वो पाकिस्तान का मुतालबा उनका नहीं था जिस तरह आज का पाकिस्तान है हमारे पास। तो खैर इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे ब्रिटिश के बाद हमारे आखिरी जो 3 लेक्चर्स के अंदर चीज़ें आएँगी। हम बढ़ते हैं आगे आज का जो हमारा मेनली फ़ोकस लेक्चर है उसकी तरफ। जी। अच्छा, मैंने कल एक चीज़ मुझसे अरसलान भाई ने शायद पूछी थी और उसके अंदर मैं एक चीज़ का ज़िक्र कर दिया था कि हमारे आज के लेक्चर का वो हिस्सा बनेगा। वो है इलाका मैंने एक इलाके का नाम लिया था मकरान। मकरान जो इलाका है बेसिकली ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। आज का जो मकरान है मतलब उस वक़्त उस मकरान पूरा एक प्रोविंस था ये हम उस वक़्त की बात कर रहे हैं जब ये वसल्लम को नबूवत अता हुई थी और उसके बाद जो खिलाफत राशिदा का जो ज़माना था मैं उस वक़्त के दौर की बात कर रहा हूँ। तो हुआ यूँ था कि उस वक़्त जो मकरान था वो एक प्रोविंस था और आज के मॉडर्न अगर हम मकरान हम देखें तो वो वाला जो मकरान है वो ईरान और पाकिस्तान 2 हिस्से में डिवाइड है। कुछ पाकिस्तान की साइड पे है और कुछ जो है मकरान वो ईरान की साइड पे है। तो वो जो मकरान था, वो मकरान बहुत ही अहमियत का हामिल था। उस वक़्त जो मकरान था ये सारी सैली पट्टी जो थी ये बलूचिस्तान की इस पर मुश्तमिल था। तो इस मकरान के हवाले से क्योंकि ये मकरान जो था ये उस वक़्त ईरान का हिस्सा था, पर्शियन एम्पायर का हिस्सा था। तो अब आप यूँ देखें कि जो सिंध है, आज का जो हमारा सिंध है, ये मकरान का पड़ोसी हुआ। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर उन्होंने सिंध पे हमला करना है तो उसके लिए ज़रूरी था कि दरमियान में जो मकरान का रास्ता इलाका है उस पे हमला करें या उस पे कब्ज़ा करें या इस तरह जो भी है वो मतलब उस पे अपना वहाँ पे अपना राज बनाएँगे मुसलमान या वहाँ पे अपना उनका इक़्तिदार होगा, देन ही वो आगे बढ़ पाएँगे सिंध की तरफ। तो अच्छा उस वक़्त उनके दिमाग में बिल्कुल भी सिंध का कांसेप्ट नहीं था। तो क्या हुआ, कैसे वो आए, ये आए हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले 15 हिजरी के अंदर ये तकरीबन 638 एडी बनता है, 15 हिजरी जो है सल्लम से कुछ साल के बाद सल्लम के वसाल कुछ साल के बाद एक जो इराक और इस इलाके के जो कमांडर थे इन्होंने एक अटेम्प्ट किया विदाउट द परमिशन ऑफ खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के परमिशन के बगैर उन्होंने मकरान का जो इलाका है यहाँ पर उन्होंने हमला किया और ये किन की तरफ से था गवर्नर ऑफ ओमान और बहरीन जो उस वक्त के ओमान और बहरीन के गवर्नर्स थे क्योंकि अरब का पूरा एक इलाका पूरा जो एक दूसरे से मुश्तमिल था और जो डिफरेंट जो इलाके हैं ये आज अगर आप देखें तो ओमान अलग से कंट्री है बहरीन अलग से कंट्री है तो उस वक्त सारा एक ही था और इनके गवर्नर्स हुआ करते थे और ये किसको जवाबदेह थे? उमर फारूक को, फारूक आज़म को जवाबदेह थी ये। तो उनकी तरफ से सबसे पहला हमला हुआ मकरान जो आज का पाकिस्तान, जो आज का जो पाकिस्तान है का हिस्सा है उधर और ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट थी, ये कामयाब अटेम्प्ट नहीं किया। तो क्योंकि इसके पीछे से जो हज़रत उमर फारूक की डिक्री होती है, इजाज़तनामा होता है, वो उनको हासिल नहीं था, रियासत का इजाज़तनामा उनको हासिल नहीं था। तो दैट्स व्हाई वो कामयाब नहीं हो पाए, उनके साथ वो वाला पावर्स या वो जो चीज़ होती है ना, वो नहीं थी उनके पास। देन तकरीबन 7-8 साल के बाद 23 हिजरी के अंदर अगेन
4 अरब जनरल्स जो थे उन्होंने दोबारा से हमला किया और इस हमले में उन्होंने जो मकरान का इलाका था, उसको अपने कब्ज़े में ले लिया, उस पे उन्होंने हमलावर हो गए और उसको अपने उस जो मुस्लिम जो एम्पायर थी या जो खिलाफत राशिदा का जो वो था उमर फारूक कहते हैं ना 22 लाख मुरब्बा मील, तो उस 22 लाख मुरब्बा मील के अंदर हज़रत उमर फारूक की ये मकरान का जो इलाका था, इन 4 अरब जनरलों ने शामिल कर लिया था। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया ना कि मकरान और फिर आगे जो पट्टी चलती है वो सिंध की पट्टी है, लेकिन दरमियान में दरिया सिंध भी आता है। लेकिन जैसे ही वो वादी मकरान से आगे सिंध की तरफ बढ़ने शुरू हुए, तो उनको वापस उमर फारूक ने जो उस वक़्त के खलीफा थे, खलीफा दोम खिलाफत राशिदा के, उन्होंने उनको वापस बुला लिया और वो उनकी जो भी वजूहत थी उन्होंने उनको वापस बुला लिया। तो उमर फारूक के ज़माने में जब मकरान था, वो खिलाफत राशिदा जो मुस्लिम स्टेट थी उसके अंदर आ चुका था। देन नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट ये हुआ कि 39 हिजरी में अ, ये हज़रत अली का ज़माना था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शेर खुदा का ज़माना था और उनके ज़माने में जो कलात है, अच्छा देखें कलात आप लोगों ने सुना होगा कलात के बारे में ना? जो कलात है आज का ये उस वक़्त मकरान का हिस्सा था। मैंने बताया ना कि जो सारा जो बलूचिस्तान के मिली पट्टी फैली पट्टी के जो इलाके थे ना, ये उस वक़्त के मकरान पूरे प्रोविंस का हिस्सा थे। आज ये अलग-अलग ज़िले बन चुके हैं और बलूचिस्तान के अंदर आते हैं ना। तो कलात के उस वक़्त जो लोग थे, जो कलात के जो वो बागी हो गए। जब वो बागी हुए, ये मैं बता रहा हूँ हज़रत अली के दौर की बात। हज़रत उमर फारूक के दौर के अंदर क्या हुआ था कि मकरान के इलाके पे वो काबिज़ हो चुके थे और हज़रत अली के दौर के अंदर सॉरी कलात के इलाके के कुछ लोग बागी हो गए। देन उनको कुचलने के लिए हज़ार लोगों की एक फ़ौज भेजी गई जिन्होंने उनको क्रश कर दिया, दबा दिया और उनकी जो बगावत थी उनको उसको कुचल दिया। देन नेक्स्ट क्या हुआ? 42 42 हिजरी जो थी, 42 जो हिजरी थी, उसके अंदर दोबारा से जो कलात के इलाके से इंसर्जेंसी दोबारा से पैदा शुरू हो दोबारा से इंसर्जेंसी ने जन्म लिया और ये जो इंसर्जेंसी थी ये अ, उन 59 है, 59 हिजरी तक ये जो इंसर्जेंसी थी ये जारी रही है। और ये कैसे ख़त्म हुई ये इंसर्जेंसी ये ख़त्म इस तरह हुई कि 59 हिजरी में एक गवर्नर को उनको अपॉइंट किया गया और वो जब यहाँ पे अपॉइंट हुए और उनको जब वो यहाँ पे नया गवर्नर बना के भेजा गया, तो उसने हैवी फ़ोर्स के साथ यहाँ पे जो मकराना का इलाका है, यहाँ के बागियों को, कलात के इलाके जो लोग थे, उनके बागियों को कुचल दिया और ना सिर्फ़ उसने कलात का या ये जो दूसरा जो इलाका था सारा मकरान का, इधर से बागी को कुचला बल्कि उसने बाकायदा तौर पे यहाँ पे कलात के अंदर एक रेगुलर कंटोनमेंट एक छावनी जो है तामीर करवाई उसने। और जब छावनी से तामीर करवा ली तो अब उसके लिए यहाँ पे फौजी रखना बड़ा आसान था। वो जब यहाँ फौज का एक बेस कैंप बन गया, तो यहाँ से उन्होंने फिर आगे मज़ीद इलाकों पे कब्ज़ा किया और ये जो मज़ीद इलाके थे उसके अंदर आज का जो खुजदार है और बकान का जो इलाका है जो खुजदार के आस-पास बकान खुजदार का पड़ोसी जो है ना एक छोटा-सा आज का एक तहसील है। तो खुजदार के जो इलाका था ये भी 59 हिजरी में खिलाफत राशिदा कह रहा हूँ, मुस्लिम एम्पायर के अंदर आ चुका था। उस वक़्त तक ये 59 हिजरी के अंदर खिलाफत राशिदा खत्म हो चुकी थी। उमवी सल्तनत का दौर था। वो हम डिटेल से आगे स्टडी करते हैं उमवी खिलाफत के बारे में। जब हमारा नेक्स्ट जो है ना वो मौलवी कासिम का जब एरा की बात करेंगे, तो मेनली उसी पे डिपेंड करता है। तो ये एक टाइम लाइन में दोबारा से बता देता हूँ। पहली दफ़ा उमर फारूक के ज़माने में अटेम्प्ट हुई, अनसक्सेसफुल थी, कामयाब नहीं हुई। दोबारा उमर फारूक के ज़माने के अंदर एक अटेम्प्ट हुई, कामयाब हुई, मकरान का इलाका कब्ज़े में ज़र तसल्लुत आ गया। हज़रत अली के दौर के अंदर क्या हुआ? हज़रत अली के दौर के अंदर हुआ यूँ कि एक बागी वहाँ पे पैदा हुए और उनको फिर कुचल दिया गया। फिर 42 हिजरी के अंदर कुछ साल के बाद हज़रत अली के दौर के बाद कलात के अंदर दोबारा एक इंसर्जेंसी पैदा हुई और ये 59 हिजरी तक चलती रही और ये ख़त्म कैसे हुई? ये ख़त्म इस तरह हुई कि एक न्यू गवर्नर जो था वो अपॉइंट हुआ यहाँ पर उसने आके यहाँ कंटोनमेंट एक छावनी बनाई और देन यहाँ पे ना सिर्फ छावनी बनी बल्कि खुजदार बकान का जो इलाका था इसके भी वो काबिज़ हो गया। तो ये एक टाइम लाइन थी, बेस लाइन थी। आगे हम चलते हैं। 75वीं हिजरी 75 जो हिजरी थी, इसके अंदर ये बहुत ही ना आगे ये जो आपको देखें पहले जो तस्वीरें थी मैंने आपको सिर्फ जंगों की सॉरी तीर कमान और ये चीज़ें दिखाई हैं। अभी जो आप चीज़ें देख रहे हैं ना, ये दिनार आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल मिड में, ये घोड़ा और ये जो मैप है बेसिकली ये जो चीज़ आप देख रही हैं या ये जो
थर्ड जो सेकंड लास्ट जो एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये मेनली सारे के सारे जो साइन्स हैं, ये साइन्स हैं उमवी खिलाफत के। दीनार उमवी खिलाफत के अंदर जारी हुआ था। तो ये इस हवाले से आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अब ख़ैर मैं बताया 75वीं हिजरी के अंदर हिजाज बिन यूसुफ का दौर था और हिजाज बिन यूसुफ जो था, ये ईस्टर्न प्रोविंसेस जो थे इराक और ईरान, यहाँ का गवर्नर, यहाँ का वायसराय और यहाँ का वाली जो है ना, वाली यहाँ का मुंतखब हुआ। हिजाज बिन यूसुफ के बारे में हम स्टडी करते हैं थोड़ा-सा। पहले मैं आपको एक टाइम लाइन, क्योंकि हम टाइम लाइन से चल रहे हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये ज़रूरी है, फिर आपको चीज़ें आराम से समझ मैं रुकता नहीं हूँ। हिजाज बिन यूसुफ को हमने पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? हमने लेगेसी चेक करनी है, यहाँ पे उनके आने का मकसद क्या था। खैर, हिजाज बिन यूसुफ के ज़माने के अंदर हुआ यूँ कि एक अलाफ़ी ब्रदर्स थे वो। अलाफ़ी ब्रदर एक कबीला था, वो उमवी सल्तनत जो थी, या उसका मुखालिफ हो गया, उसका बागी हो गया। और जब वो बागी हो गया, तो वो भाग कर कहाँ पे आ गए? वो भाग कर मकरान के इलाके में आ गए और मकरान के इलाके में जब वो आए, तो यहाँ पे उन्होंने राजा दहर के साथ मिलके अब आपको चीज़ें आप क्लियर होना शुरू हो जाएँगी अब। राजा दहर के साथ मिल के उन्होंने मकरान के इलाके पे कब्ज़ा कर लिया। मैं फिर बताता हूँ, रिपीट करता हूँ इस चीज़ को। अलाफ़ी ब्रदर जो कि बागी थे उमवी सल्तनत के, वो भागकर मकरान आए। मकरान आकर उन्होंने गठजोड़ किया राजा दायर के साथ, और राजा दायर के साथ मिलकर, ये वही राजा दायर है जो आगे जाके मोहम्मद बिन कासिम से लड़ेगा। अब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है? और उन्होंने मकरान के इलाके में वो क्या हो गए? काबिज़ हो गए। और फिर हिजाज बिन यूसुफ ने जो गवर्नर कमांडर अपना भेजा कि इनको क्रश करने के लिए, उन्होंने क्या किया? उस कमांडर को मार दिया, किल कर दिया। खैर असद भाई, ये जो आपने 2 ब्रदर्स कौन से उनका नाम रिपीट कीजिएगा? असल में मैं क्वेश्चन बाद में लूँगा। नहीं, वो मुझे नाम नहीं टाइम पता लगा। अलाफ़ी ब्रदर्स, ये आप जैसे ये अरबी के नाम है, तो आपको ये समझ नहीं आनी चीज़ें। अच्छा, मैं बाद में आपको सवाल लूँगा, क्योंकि अभी टाइमलाइन चल रही है, तो वो दरमियान में खलल पैदा हो जाएगा। जी, 85 हिजरी के अंदर, अच्छा, ये तकरीबन 10 साल तक ना इस तरह ही चलता रहा। 10 साल तक कोई पे वो नहीं हो पाया। 85 जो हिजरी थी, इसके अंदर हज्जाज बिन यूसुफ ने दोबारा एक एक वहाँ पे मुहिम भेजी, मुहाज बिन मिस्र, क्योंकि अरबी के नाम है ये सारे, और वो तो उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ ने एक एक दोबारा से एक कमांडर के ज़रिए तसल्लुत, एक कमांडर के ज़रिए तमाम एक नई मुहिम भेजी कि वो जाकर अलाफ़ी ब्रदर्स को सबक सिखाए और जो मकरान का इलाका है वो वापस ले। बट अलाफ़ी ब्रदर्स फ्लूड अवे टू सिंध एंड टेक द रेफ्यूजी ऑफ राजा दैर। वो दोबारा सिंध की तरफ भाग गए। जब वो कमांडर जो था हज्जाज बिन यूसुफ जिसने जिसको भेजा था, वो जब आए उस वक़्त वो आया मकरान की तरफ, तो मकरान पर आकर तो वो कब्ज़ा उसने काबिज़ हो गया। लेकिन जो अलाफ़ी ब्रदर्स थे, वो भागकर कहाँ चले गए? वो दरिया सिंध को पार करके वो आ गए राजा दायर के पास, और राजा दायर के पास उन्होंने क्या कर ली, वहाँ पे उन्होंने उसके पास रेफ्यूजी उसके पास वो ठहर गए। देन क्या हुआ? 90 जो हिजरी थी, 90 जो हिजरी थी, ये सबसे मेन जो है ना इस हिस्ट्री के अंदर मेन किरदार, जो मेन इवेंट है, यहाँ पे हुआ। इंसिडेंट ऑफ दीबल, ठीक है? इसके हवाले से जो आप लोग पढ़ते होंगे, जो आपने कहानी सुनी होगी या पढ़ा होगा इस हवाले से, ये वो इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट ऑफ दीबल जो फेमस इंसिडेंट था, इसके जो हम पढ़ते हैं। पायरेट हुआ क्या था इसके अंदर? पायरेट्स अटैक्ड वेसल्स, जो किश्तियाँ जहाज़ वगैरह आ रही थी वो। अच्छा, इसको कौन? दीज़ वेसल्स वर सेंट बाय किंग ऑफ सिलोन, ठीक है, टू हिजाज। अच्छा, मैं आपको थोड़ा-सा इसका बताता हूँ, ये थोड़ा मैं नक्शा खींच के बताता हूँ। जो श्रीलंका का राजा था उस वक़्त, उसकी अरब ताजरों के साथ बड़ी अच्छी दुआ सलाम थी, और वो चाह रहा था कि जो उभरती हुई सल्तनत, उभरती हुई एम्पायर है, उस वक़्त का, जो मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने के लिए, ठीक है? उस वक़्त के श्रीलंका के राजा ने उनके क्योंकि अच्छे ताल्लुकात थे अरबियों के साथ, तो उसने क्या किया कि कुछ तोहफ़े ताइफ़, कुछ बेवाएँ जो जिनके वहाँ पे जो ख़ावंद थे, फ़ौत हो चुके थे, यतीम बच्चे वग़ैरह, कुछ तोहफ़े ताइफ़ और कुछ जो ताजिर थे, उनकी तमा की थी। ये कुल मिलाकर सारे कुछ 8 जहाज़ थे, जो वो भेज रहा था। कहाँ भेज रहा था? हिजाज़ की तरफ, इराक में। इराक और ईरान का जो इलाका था यहाँ पर। बट रास्ते में इंडियन ओशन आता है। इंडियन ओशन वो वाला ओशन है जो कि पाकिस्तान और इंडिया की जो है ना साहिली पट्टी के साथ लगता है।
यहाँ पर मतलब ये वाला समंदर जो है, रास्ते में जो पायरेट्स थे, ठीक है, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, इनके ऊपर हमला किया और इनपे कब्ज़ा कर लिया। अच्छा, इजाज़ ने पहले तो इजाज़ यहाँ पे 2 काम किए इजाज़ ने। इजाज़ ने पहला काम ये किया 90 हिजरी के अंदर, उसने राजा दैर को कहा कि आप इनको सबक सिखाओ। राजा दैर ने इनकार कर दिया, उसने कहा जी मेरे कंट्रोल के अंदर तो है ही नहीं। देन उसने अच्छा इजाज़ बिन यूसुफ ने एक आर्मी भेजी हो। अच्छा ये जो आर्मी उसने भेजी थी, ये उसने राजा दैर से लड़ने के लिए नहीं भेजी थी। सबसे पहली जो आर्मी भेजी थी इजाज़ बिन यूसुफ ने, वो भेजी थी कि वो जो पायरेट्स हैं, ठीक है, समुद्री डाकू जिन्हें कहा जाता है, उनको सबक सिखाने के लिए भेजा। लेकिन ये जो यहाँ पे मुहिम आई, ये नाकाम हो गई और वो मारे गए, जो कमांडर था वो मारा गया। 1 साल के बाद 90 हिजरी के अंदर हिज्जाज बिन यूसुफ ने फिर से एक ऑर्गेनाइज़्ड मुहिम भेजी जहाँ पर ये बुदैल बिन तफ़ा के नाम से एक कमांडर था उसके अंडर हो। और ये जो इस टाइम पे ये जो कमांडर आया, इसने ना सिर्फ पायरेट्स बल्कि रजादार के साथ भी लड़ाई की। सेकंड टाइम जो मतलब भाई रजादार के दौर के अंदर। फिर इसको वही शिकस्त का सामना हुआ। तो अब जब 2 जब ये भेज चुका, अपने अटेम्प्ट्स यहाँ कर चुका, फेल हो चुका हिज्जाज बिन यूसुफ, गुस्से में था, इतनी बड़ी सल्तनत का अंपायर, इतने से बड़ी सल्तनत का वायसराय था, और यूँ समझ लें कि जो उस वक़्त के खलीफा था, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक, ये हम नेक्स्ट अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे उमवी सल्तनत के बारे में, क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कि हम किन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि आज का लेक्चर पूरा का पूरा इसी के ऊपर है। तो इतना बड़ा जर्नल वलीद बिन अब्दुल मालिक का राइट हैंड समझा जाता था ये। मतलब उस वक़्त के जो मुसलमानों के खलीफा थे, जो पता नहीं कितनी बड़ी सल्तनत एम्पायर का हुक्मरान था, वो उसका जो राइट हैंड था, उसको 2 शिकस्तें हुईं, उसने कहा नहीं, अब नेक्स्ट जो उसने आर्मी भेजी, वो 92 हिजरी के अंदर भेजी और उसका जो कमांडर बनाकर भेजा उसने, उसको मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, जो कि फातह सिंध था। अब थोड़ा-सा हम, क्योंकि यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है उमवी सल्तनत का और हज्जाज बिन यूसुफ का, तो हम इनको पढ़ लेते हैं, ये थे कौन? और फिर हम नेक्स्ट दोबारा से इस तरफ आएँगे, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आज की लड़ाई कैसे हुई, देन क्या हुआ? जी, ये आपको मैप नज़र आ रहा होगा, ये आप थोड़ा-सा मैप ये ट्री मैप जो ट्री है, ये देख लें थोड़ा-सा। ये बाद में जब मैं आपको भेजूँगा ना, ये आपको समझ आ जाएगी अब। अब्द मनाफ जो लड़ी पीछे से आ रही है ना अरबों की, इसके आगे 2 बेटे थे, हाशिम और अब्द शम्स। अब्द शम्स से जो लड़ी चली आगे, वो उमवी खानदान की थी सारी, और हाशिम के जो चली, वो अब्दुल मुत्तलिब दादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, फिर अब्दुल्ला, ठीक है, आप सल्लम के वालिद माजिद, ठीक है, और देन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? तो ये एक लड़ी थी। अब आपको समझ आ रही हो कि ये बेसिकली एक ही पीछे से एक ही खानदान था, बट आगे से ही खानदान मतलब आगे जब जो ट्राइब्स होते हैं, ये कबीले इस तरह ही चलते हैं, ठीक है? तो ये आप सल्लम की जो खानदान था बनु हाशिम का था, और जो उमवी का था अब्दुल शम्स का था, लेकिन पीछे से ये लड़ी एक ही चलती आ रही थी। अब थोड़ा-सा इस मैप को थोड़ा-सा मज़ीद मैं आपको आगे बताता हूँ। उमवी सल्तनत से आगे पहली बार हज़रत उस्मान गनी जो थे वो खलीफा बने थे। बट उस्मान गनी के बाद, मैं आपको यहाँ पे ज़िक्र नहीं है, लेकिन मेंशन नहीं, कि मैं बता देता हूँ। अच्छा, उस्मान गनी के बाद जो दौर था वो आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट का दौर था सारा। हज़रत हसन हुसैन और का जो वाक़या हुआ, देन वो जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का फिर आया, और फिर उसके बाद यज़ीद आया, और फिर यज़ीद के बाद मुआविया 2 जब आया। तो ये सारा एक ना तसलसल, ये सारा एक चलता आ रहा था। अब हज़रत अमीर मुआविया जब उनके पास खिलाफत थी, और हज़रत अमीर मुआविया के बाद उनके जो बेटा था यज़ीद, मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जा रहा है, जो ये कौन-सा वाक़या था, ये क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। यज़ीद के बाद फिर मुआविया दोम, मतलब जो कि हज़रत अमीर मुआविया के पोता था जो बेसिकली, तो वो हुक्मरान हुआ। उसके बाद जो उन्हीं के चचाज़ाद भाई थे मरवान, वो खिलाफत उस्मानिया पे बैठा, तो ये खिलाफत उस्मानिया कह रहा हूँ, वो खिलाफत पे बैठा। अच्छा, इसके मरवान के दौर के अंदर, ये मरवान के दौर की बात हो रही है, और अच्छा, मरवान के बाद उसका जो बेटा था अब्दुल मालिक बिन मरवान, ठीक है? इसके दौर के अंदर एजाज बिन यूसुफ मेन कमांडर था इनका, राइट हैंड था इनका। मरवान का भी, अब्दुल मालिक का भी, और आगे फिर इनके बाद जो अल वलीद बिन अब्दुल मालिक जो है, इसका भी, ठीक है? ये जो ये एजाज बिन यूसुफ था, ये मेन कमांडर था।
इजाज बिन यूसुफ वो आदमी है जिसने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ के अंदर शहीद किया था। ये वो आदमी है जिसने खून बहाया था मुसलमानों का, सल्तनत के लिए, एम्पायर के लिए। किसके लिए? अब्दुल मालिक के लिए और जो मरवान है उसके लिए, ठीक है? अब ये एक वो लड़ी है। अ, अब थोड़ा-सा मैं आपको ये नक्शा मतलब मज़ीद खींच रहा हूँ। जो अब्दुल मालिक है, इसके बाद जब वलीद आया था, वलीद बिन अब्दुल मालिक जब इस एम्पायर पे बैठा, ठीक है? वो जब जो उमवी सल्तनत थी उसकी उसने बागडोर से हमारी खलीफा बना वो जब वो, तो इसके दौर के अंदर ये मोहम्मद बिन कासिम वाली अटेम्प्ट हुई थी किधर? सिंध के अंदर। और वलीद के बाद जब सुलेमान आया, उसका भाई जब तख्त नशीन हुआ, तो उसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया और वो मोहम्मद बिन कासिम इसी दौरान फ़ौत हो गया था। सुलेमान के बाद जिनका हम ज़िक्र सुनते हैं, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। सुलेमान का ये चाचाज़ाद भाई थे, ठीक है? उमर ब जिसे उमर सानी हम कहते हैं। तो ये एक नक्शा था, इसलिए मैं बताना ज़रूरी समझा था मैंने यो। तो ये बता दूँ आपको कि यानी यूसुफ का रोल बता दूँ, ठीक है? कि क्यों वो आए थे? वो यहाँ पे इस्लाम को लेकर बेसिकली नहीं आए थे। मेरा बताने का जो लेक्चर समझाने का ये मकसद है, जो हम आज स्टडी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। वो अपनी एम्पायर खड़ी करने के लिए आए थे। अगर उन्हें इस्लाम को फैलाना होता तो वहाँ पे इतने जो साबिए रसूल थे या जो लोग उनको कत्ल ना करते वो। ख़ैर हम चूँकि हम उस तरफ मज़ीद नहीं पढ़ते, हम दोबारा इस तरफ आते हैं और दोबारा आने से पहले नेक्स्ट एक और स्लाइड आप देखें। ये आप देखें इस स्लाइड के बिल्कुल नीचे इसी स्लाइड के यज़ीद 3 और वलीद 2 के दरमियान एक आपको नाम नज़र आ रहा होगा जो हाइलाइट नहीं है, मुआविया, ठीक है? ये इनकी सल्तनत में से एक आदमी था, ठीक है? अच्छा, इस सल्तनत में एक जो आगे इसकी नस्ल चली है, अब्दुल रहमान 1, हाशिम 1, अल हकम 1, ये अब आपको नेक्स्ट अभी मैंने स्लाइड दिखाई यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। ये अब्दुल रहमान जो 1 था, क्योंकि ज़िक्र हो रहा है यहाँ पे तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको इस हवाले से भी मालूमात दूँ। ये उंदलस के अंदर, स्पेन के अंदर जो मुसलमानों की 800 साल तक हुकूमत थी, उसका फाउंडर था, उसका बानी था। ये जो अब्दुल रहमान 1 है, ये भागकर जब इसकी उमवी खिलाफत खत्म हुई थी, उसके बाद अब्बासी आए थे, तो उन्होंने उमवियों को मारना शुरू कर दिया था, ठीक है? तो ये अब्दुल रहमान 1 जो था, ये वहाँ भागकर चला गया था और वहाँ पे जाकर क्योंकि वहाँ पे उसके कुछ हमायती थे, ऊपर समंदर पार है स्पेन जो है, ये यूरोप का आज के यूरोप का हिस्सा है स्पेन। तो इसने वहाँ जाकर 800 साल तक हुकूमत की थी। तो ये चलते-चलते मेरा हक बनता है कि मैं आपको इस बारे में बताऊँ। जी, अब दोबारा से हम आते हैं जो अरब अरबों ने सिंध की पिक के इलाके पे कब्ज़ा किया था और ये सारा जो हुआ। अच्छा, ये जो हमला था ये बहुत ऑर्गेनाइज़्ड था। दिस कॉन्क्वेस्ट एन ऑर्गेनाइज्ड अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द एरिया ऑफ पाकिस्तान। मैंने एरिया ऑफ पाकिस्तान इसलिए लिखा है कि जो जिन इलाकों पे और बिन कासिम गया था, वो आज के पाकिस्तान के अंदर शामिल हैं। After the consecutive defeats, Ijaz with decree of Khalifa Abdul Malik, ठीक है? अब्दुल अ, वलीद बिन अब्दुल मालिक ऑर्गेनाइज्ड अ फुल फ्लेज वार अगेंस्ट द राजा दैर। बहुत सारी शिकस्त के बाद इजाज ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक से इजाजतनामा हासिल करके एक फुल फ्लेज वार जो थी राजा दैर के खिलाफ ओपन कर दी थी, ठीक है? ही सेंड 6000 सीरियन हॉर्स और 6000 आर्मी आदमी थे, 6000 घुड़सवार थे, 3000 कैमल सवार थे और 1500 ऊँटों के अंदर सामान था और ये सारा उसने भेजा और ये किसकी कमान में था? जिसका कमांडर था मोहम्मद बिन कासिम था। दिस एक्सपीडिशन ओपन द चैप्टर ऑफ सिंध फॉर मुस्लिम फॉरएवर। ये जो एक्सपीडिशन थी इसने मुसलमानों का यहाँ तो हम आगे मज़ीद स्टडी करते हैं कैसे हुआ। अ, अच्छा मोहम्मद बिन कासिम को जब हवाले किया गया, जो मकरान का इलाका है यहाँ पे उसने लैंड किया 92 हिजरी में और मकरान को इलाके को उसने अपना बेस कैंप बनाया, ठीक है? तो अब हम देखते हैं अच्छा अब यहाँ पर वो आ चुका अच्छा ये 8 मिनट रह गए हैं। 8 मिनट के बाद सेकंड जो है आपको एक लिंक दिया जाएगा जिस पे आप दोबारा ज्वाइन करेंगे। अभी खैर ये 8 मिनट रहते हैं अभी। और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैं ले सकूँगा इसलिए ये एक ही टॉपिक रखा है आज के हवाले से। अच्छा, ऑपरेशनल बेसिस फेजेस ऑफ बिन कासिमा मतलब मोहम्मद बिन कासिमा। अब हुआ यूँ कि जब उसने यहाँ पे मकरान को अपना बेस कैंप बना लिया, जो इलाका था किसका? आज का मौजूदा जो बलूचिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर का इलाका है सारा ये वाला।
जब यहाँ पे उसने बना रही है तो उसने क्या किया कि उसने 2 फ्रंट्स ओपन किए। पहले फ्रंट पे उसने काम क्या किया कि जो दरियाए सिंध के वेस्टर्न साइड पे जो इलाका था, उसने वहाँ से स्टार्ट किया। पहले वो दरियाए सिंध के पार नहीं गया। उसने पहले यहाँ पे खत्म जो काम था वो करना ज़रूरी समझा। यहाँ पे यहाँ पे उसने क्या किया फ्रॉम मकरान बेस बिन कासिम ऑक्युपाइंग द सिटी सिचुएटेड ऑन वेस्टर्न बैंक। मगरबी बैंक के ऊपर मगरबी दाने के ऊपर जितने भी शहर थे उसने वहाँ पे हमला किया, उन पे काबिज़ हो गया। In 1993 हिजरी के अंदर फर्स्ट मेजर विक्ट्री वाज अचीव एंड सिटी ऑफ दीबल वाज कैप्चर्ड। 93 हिजरी के अंदर जो पहली विक्ट्री थी उसने हासिल की दरिया सिंध के वेस्टर्न बैंक के ऊपर दीबल का जो सिटी था, यहाँ पे वो काबिज हो गया। नेक्स्ट और ये वो दीबल का ये वही इलाका था जहाँ पर ये सली इलाका था बेसिकली, सली इलाका आज भी है। तो ये वो इलाका था जो जहाँ पे जो मुस्लिम कैदी थे यहाँ पे रखे गए थे, जो पायरेट्स ने रखे थे। तो यहाँ से जब उसने विक्ट्री हासिल की थी उनको छुड़ाकर वापस भेज दिए पीछे बसरा में इराक के अंदर। नेक्स्ट मेजर सिटी कैप्चर्ड बाय बिन कासिम वाज नेरून टुडे कॉल्ड हैदराबाद। जो सेकंड उसने कब्जा किया वो हैदराबाद पे कब्जा किया, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेवन शरीफ जो आज का सेवन शरीफ है, ठीक है, उस पर कब्जा किया उसने 7 दिन की एक पूरी मुकम्मल सीज के बाद मुहासरे के बाद। बिफोर क्रॉसिंग द रिवर इंडस ही आल्सो कैप्चर्ड द सिटी ऑफ बखर। ये जो बखर का इलाका है उसने यहाँ पे भी दरिया पार करने से पहले उसने ये बखर जो इलाका है यहाँ भी हमला किया और इसको भी अपने कब्जे में लेकर आया वो। जी ये था उसका वेस्टर्न बैंक का इलाका। अब ईस्टर्न बैंक, अच्छा, ये जो राजा दैर था उसने बिल्कुल भी इसको नहीं छेड़ा। वो वेस्टर्न बैंक के जो उसके इलाके थे, वहाँ के जो राजे महाराजे थे उसके अंडर थे राजा दैर के, उसने बिल्कुल भी उनकी हेल्प नहीं किया। वो दरिया के उस पार बिल्कुल नहीं आया। और जब बिन कासिम वेस्टर्न बैंक से ईस्टर्न बैंक की तरफ दरिया पार करके उस तरफ जा रहा था, उसने उसको दरिया पार करने दिया आराम से और उसने वहां से रोका भी नहीं है। और यही सबसे बड़ी सी गलती थी, ठीक है। रेड देयर वाज नॉट ट्राइंग टू स्टॉप द एनिमी ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, ठीक है। दिस स्टेप प्रूव्ड फैटल नॉट ओनली फॉर हिम बट आल्सो फॉर हिज किंगडम। ये जो था उसके लिए खतरनाक साबित हुआ। और ये जो मतलब ये जो स्टेप था उसका ना रोकने वाला, तो ये उसके लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ। राजा दैर हाइड इन इस सिटी रावड़ और रोड, इसके मुख्तलिफ नाम है। तो जो राजा दैर था ये जो रोड का सिटी था, ये रावड़ सिटी था, यहाँ पे वो उसने जो किले के अंदर बंद हो गया और यहीं पे उसने बिन कासिम के खिलाफ जो वार थी वो शुरू कर दिया। बिन कासिम ने यहाँ पे बहुत दिनों की जो वार थी और जो मुहासरा थे उसके बाद, और मजनीक की जो हेल्प, जो मजनीक जो थे भारी भारी पत्थर फेंकने वाले जो वो आलात थे उनकी मदद से उसने क्या किया कि उस किले पे वो काबिज हो गया, ठीक है। और क्या हुआ कि देन उसने जब वो इस इलाके पे काबिज हो गया तो उसने क्या किया, राजा तैयार को किल किया, मार दिया। और देन जब ये इलाका जो था सॉरी ये जो राजा तैयार जब फोत हो गया तो उसकी फोत होने के बाद, उसके मरने के बाद जो सारा इलाका था उसके बाद उस पर कब्जा करना बिन कासिम के लिए वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा था। जिसके अंदर बड़े जो सिटीज थे अलवाड़, ब्रह्मनाबाद, अरावड़, इन तमाम इलाकों पे बिन कासिम आराम से काबिज हो गया। तो ये थी उसकी स्ट्रेटजी। पहले उसने वेस्टर्न बैंक पे हमला किया, देन ईस्टर्न बैंक पे, और जब वेस्टर्न बैंक पे वो था तो उसको बिल्कुल भी किसी ने टच नहीं किया। बिल्कुल उसने जो छोटे छोटे राजा महाराजा थे वो राजा दायर के हिंदू राजा जो थे तो उसको उसने बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया। जी हम आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं इसके बारे में डिटेल से बाद में स्टडी करते हैं, बाद में जो नेक्स्ट मीटिंग उसके बात करते हैं। अच्छा, जब सिंध के तमाम इलाकों पे उसने कब्जा कर लिया, ठीक है, देन उसके लिए जो नेक्स्ट जो वो था वो पंजाब का इलाका था। और उस वक्त जो पंजाब का कैपिटल था वो मुल्तान था। आफ्टर कंकरिंग सिंध, बिन कासिम headed towards पंजाब कैपिटल मुल्तान। On his way he captured many cities like सिक्का जो आज का उच शरीफ है। आप देखें उच शरीफ के अंदर काफी मज़ारात वो चीज़ें हैं आज आज के उच शरीफ के अंदर। तो जब मुल्तान जा रहा था रास्ते में उसने सिक्का का जो इलाका जो आज उच शरीफ है यहाँ पे भी उसने कब्जा किया और उधर भी। और जब वो मुल्तान पहुंचा, इन मुल्तान ही फेस हुज रेजिस्टेंस फ्रॉम हिंदू राजा बट ही फॉट ब्रेवली एंड कैप्चर्ड मुल्तान। जो वहाँ के लोकल हिंदू राजा वगैरह थे उनकी फोर्स बहुत ज़्यादा थी और वो बड़े बहादुरी से लड़े और बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई। बट बिन कासिम की जो स्ट्रेटजी थी और उसका जो जदीद हथियार थे मजनिके वगैरह उनकी होने की वजह से वो कामयाब हो गया। जी नेक्स्ट जब उसने पूरी ये जो मेनली पंजाब के उस वक्त जो मेन जो डिपेंड कर रहा था मुझे यही इलाका मुल्तान था। जब कैपिटल सरेंडर हो जाए तो पूरा पंजाब जो सरेंडर मतलब
उस दौर के अंदर यही होता था, कैपिटल सरेंडर कर जाए या जो किंग है वो सरेंडर कर जाए, तो पूरी जो स्टेट थी, पूरी रियासत जो थी वो सरेंडर कर जाती है। जी, जब यहाँ से वो फ़ारिग हुआ, आज भी अगर आप देखें तो कश्मीर जो है वो जो कॉन्फ्लिक्ट है आज का, वो हिंदुओं की वजह से, जो हिंदू जो वहाँ पे पॉपुलैरिटी या हिंदू जो मेजॉरिटी वहाँ पर है उसकी वजह से। उस वक़्त के दौर के अंदर भी हिंदू मेजॉरिटी वहाँ पर थी। अब यहाँ से फारिग होकर वो कश्मीर की तरफ गया। आफ्टर एस्टैब्लिश द रिट ऑफ अरब्स इन सिंध एंड पंजाब, ही वाज़ मूव्ड टुवर्ड्स कश्मीर। ठीक है, वो कश्मीर क्यों जा रहा था? अलाफी ब्रदर्स एंड मैनी हिंदू प्रिंसेस हैड टेकन रेफ्यूजी इन द रीजन ऑफ कश्मीर। ठीक है, पहाड़ी इलाका था और वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी भी थी, हिंदू छोटे छोटे राजा महाराजा भी थे। तो जो लाफी ब्रदर्स थे वो ये अच्छा, यहाँ पे एक और मैं बात जिक्र कर दूँ। जो राजा दैर ने ना रोका था उसको रिवर बैंक, जो इंडस रिवर क्रॉस करते हुए हो या वो जो उसको मतलब जो स्ट्रेटजी उसने राजा दैर ने अपनाई थी कि अपने इलाके अपने सिटी के अंदर नज़रबंद हो जाए, मतलब बंद हो जाए और वहाँ से मुकाबला करे। तो ये उसको मशवरा दिया था लाफी ब्रदर्स ने। और खुद लाफी ब्रदर्स जो भागकर कहाँ चले गए थे फिर वो चले गए थे कश्मीर में। ठीक है? तो बट व्हेन ही वाज़ रीचिंग द नियर बॉर्डर ऑफ कश्मीर, द न्यू खलीफा कॉल्ड हिम बैक एंड अरेस्टेड हिम। और उन्होंने कहा कि या वापस आ जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दें, अपने आप को क्या कर दें, अरेस्ट करवा दें। तो ये एक जो स्टोरी थी, ये जो इसके जो ऑपरेशनल जो चीज़ें थी वो थी। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि हीरो कौन है इनके अंदर। रजा दैर हीरो है या बिन कासिम हीरो है, और ये चीज़ें हम आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। अब क्योंकि डेढ़ मिनट रह गया, तो डेढ़ मिनट के अंदर अच्छा ये डेढ़ मिनट है, मैं चीज़ें बता देता हूँ। ऑपरेशनल ब्लंडर्स और रजा दैर, जो रजा दैर के ब्लंडर्स उसने मारे थे, ठीक है, जिनकी वजह से वो हारा। ऑन हेयरिंग द अराइवल ऑफ अरब आर्मी एट मकरान, ये ऑन का मैंने जल्दी से लिखना भूल गया। ऑन हेयरिंग द अराइवल ऑफ अरब आर्मी एट मकरान, ही डिड नॉट कम आउट टू स्टॉप देम देयर। जब उसने सुना कि मकरान में अरब आर्मी आ चुकी है, तो उसने आगे बढ़कर उनको रोकने की बिल्कुल भी ज़हमत नहीं की है। तो ये उसकी सबसे एक बड़ी मतलब उसकी नाकाम हिकमत अमली या पॉलिसियाँ, जो लोग उसको मशवरा दे रहे थे, वो गलत मशवरा दे रहे थे उसको। और सेकंड उसने क्या किया, चलो वो तो उसने वो आगे बढ़कर उसने उसकी पेशकदमी को नहीं रोका। सेकंड उसने ब्लंडर ये किया कि ही लेट द अरब आर्मी क्रॉस सिलेंडर रिवर फ्रीली, और उसने ये काम किया कि अरब आर्मी का कि आप आराम से दरियासन को पार करें और आगे आ जाएं। तो ये भी उसकी सेकंड जो है ना बड़ी गलती थी। तो अब क्योंकि हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम इसको मजीद जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम स्टडी करेंगे। उसके अंदर हम स्टडी करेंगे हीरो कौन था बेसिकली। ये जो सवाल है बखर के हवाले से, बिल्कुल ऐसा ही है। इसको भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर हम इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं।